हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं जो रसायन होता है उस रसायन के संयोग के नियम, जिसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अगर बात करें अगर किसी भी केमिकल की, सपोज इस तरह से लिख ले कैल्शियम कार्बोनेट है, तो दरअसल में इस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बन और इस ऑक्सीजन की मात्रा क्या अलग अलग है, या जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट जहां पास भी बनेगा उसमें कैल्शियम ऑक्सीजन और कार्बन की मात्रा क्या समान रहेगा। और इस नियम को जो कि किसी भी रसायन होता है उस रसायन की मात्रा निकाला जा सकता है, जिससे मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। और यह मात्रात्मक विश्लेषण जो रसायन होता है उसके गुणात्मक विश्लेषण के द्वारा ही निकाला जा सकता है। और इस मात्रात्मक विश्लेषण की जो ज्ञात है वह जो डाल्टन था, तो जो कि डाल्टन था उस डाल्टन के जो एटम था या मॉलिक्यूल्स था, उस एटम और मॉलिक्यूल्स को बताने से पहले भी इस नियम को सिद्ध किया जा चुका है। तो इस तरह से जो रसायन होता है और रसायन के संयोग से जो यौगिक बनता है, उस यौगिक की जो संयोग करने के लिए एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होता है, उसी का अगर अध्ययन किया जाता है तब इस नियम को, जो कि रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। चलिए यहां पास जाने, जो किसी भी परमाणु पर जो द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान या मास कैसे ज्ञात करते हैं। परमाणु द्रव्यमान के पहले अगर बात किया जाए परमाणु क्रमांक की, तो देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी परमाणु क्रमांक होता है। और उस परमाणु पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है उसी की योग को, जो कि उसकी द्रव्यमान या परमाणु भार कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 8 होता है, जिसके वजह से उसकी एटॉमिक नंबर 8 होता है। और एटॉमिक मास की बात किया जाए तो एटॉमिक मास जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या की योग होता है, जो इस पर होता है 16। जनरली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सेम होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या जो कि कम या ज्यादा होते रहता है। एग्जाम्पल की बात करें, इस तरह से क्लोरीन है, उस क्लोरीन पर जो एटॉमिक मास है वह 17 होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वह 17 होता है और एटॉमिक मास होता है वह 35 होता है। तो इस तरह से ज्यादातर एटम पर जो एटॉमिक नंबर होता है उस एटॉमिक नंबर के अगर 2 गुना कर दिया जाए उस कंडीशन पर उसे एटॉमिक मास या द्रव्यमान मान लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि इस तरह से जो H2O है, इस H2O पर इसके अगर अनुपात निकाला जाए तो इस तरह से पहले द्रव्यमान निकाल ले। हाइड्रोजन जो कि द्रव्यमान 1 होता है और यहां पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, इज इक्वल टू ऑक्सीजन जो कि 8 उसका क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक। तो इस तरह से इनका जो परमाणु भार है वह 16 हो जाएगा, जिसके वजह से यह 2:16 इनकी जो भार रह जाता है। वैसे ही बात कर ले, इस तरह से जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम में जो कि परमाणु क्रमांक 20 होता है, जिसके वजह से उसकी जो परमाणु भार है वह 40 हो गया। कार्बन की बात किया जाए तो 6 होता है उसकी परमाणु क्रमांक, तो उनकी भार जो कि 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन में जो परमाणु क्रमांक होता है वह 8 होता है। इस तरह से 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा।
और यहां पर 16 गुना 3 ऑक्सीजन है, इस तरह से यहां से गुना 3 हो जाएगा, जिससे इसकी द्रव्यमान निकल जाएगा। इस नियम को हम लोग निम्न प्रकार से पढ़ेंगे। फर्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, सेकेंड पढ़ेंगे स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम, थर्ड नंबर पढ़ेंगे डाल्टन का गुणित अनुपात के नियम, फोर्थ नंबर बात करेंगे रिचर्ड का व्युत्क्रम अनुपात का नियम, पांचवें नंबर पर बात करेंगे गे लुकास का गैस आयतन संबंधी नियम। तो चलिए देखते हैं यहां पास सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम। फर्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, जो कि लेवेजियर ने 1789 पर दिया था, इस नियम के अनुसार रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। या इस नियम को इस तरह से भी देखा जा सकते हैं, अगर एक रिएक्टेंट है और यह रिएक्टेंट जब इस तरह से प्रोडक्ट बनता हो, या यह रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने से पहले या बनने के बाद, इस रिएक्टेंट का हो या इस प्रोडक्ट का हो, जब इसकी द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है तब दोनों में द्रव्यमान जो कि समान रहता है, इसलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण नियम कहा जाता है। इस नियम को इस तरह से भी बताया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, उसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर मोमबत्ती को जलाएं तब उस कंडीशन में क्या होता है कि मोमबत्ती जब जलता है तो धीरे धीरे पिघलता है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मोमबत्ती कंप्लीट जल चुका है। लेकिन जब मोमबत्ती जलता है तो उस मोमबत्ती से जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो धुआं निकले रहता है वह हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उससे कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जिससे मोमबत्ती का आकार तो छोटा हो जाता है, लेकिन उसकी द्रव्यमान की बात करें तो उसकी जो मोमबत्ती की जो प्लास्टिक है वह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और धुआं में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि उसके एक रूप से या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होगा। तो इस तरह से नियम को द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहा जाता है। इसे इस तरह से और भी समझा जा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर इस तरह से एक राउंड बॉटम फ्लास्क पर रेत डाल दिया जाए और इस रेत के ऊपर पर कार्क, यहां से जो मुंह है उनके, उसके द्वारा यहां पास फास्फोरस डाल दिया जाए। अब जो फास्फोरस डालने के बाद इसके मुंह को कार्क से अच्छे से ढक दिया जाए, उसके बाद इसे गर्म किया जाए। गर्म करने से जो फास्फोरस है वह जल जाता है और जो फास्फोरस है जलने के बाद फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेता है। अब इसे ठंडा करके फिर से इसका जब द्रव्यमान निकाला जाता है या ज्ञात किया जाता है, तब इसका द्रव्यमान जो कि फास्फोरस को जलने से पहले और फास्फोरस के जलने के बाद जब इस रेत को ठंडा किया जाता है तब भी इसका द्रव्यमान सेम रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाला जो पदार्थ है उसमें न ही ऊर्जा उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, केवल उसके रूप में या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इसे प्रश्न के द्वारा समझे। 16.8 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट की 12.0 ग्राम एसिटिक एसिड से क्रिया कराने से
अवशेष का द्रव्यमान जो है वह 20.0 ग्राम पाया गया, तब उसकी मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उनकी गणना कीजिए। तो यहां पास कहा गया है कि जो एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड का द्रव्यमान जो कि 12.0 ग्राम है, और वैसे ही जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कि 16.8 ग्राम है, तथा इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त होगा उनकी मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहां पास जब देखा जाए तो इसकी जो टोटल द्रव्यमान है वह टोटल द्रव्यमान जो कि 20.0 ग्राम है, जो कि टोटल द्रव्यमान है। जो एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट है, इन दोनों की अगर द्रव्यमान की बात किया जाए तो इन दोनों की जो द्रव्यमान है वह है, इन दोनों की द्रव्यमान की बात किया जाए तब इन दोनों की द्रव्यमान जो कि 28.8 ग्राम, जो कि एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का द्रव्यमान है, और जो कंप्लीट जो अवशेष है उसकी द्रव्यमान जो कि 20.0 ग्राम द्रव्यमान है। तब इसकी शेष द्रव्यमान की बात किया जाए तो इनकी शेष द्रव्यमान जो कि 8.8 ग्राम इसकी जो अवशेष या इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त हुआ है उनकी द्रव्यमान होता है। सेकेंड नंबर की बात करते हैं, निश्चित अनुपात के नियम या स्थिर संगठन का नियम, जिसे स्थिर अनुपात का नियम भी कहा जाता है। इसकी जब डिस्कवरी की बात किया जाए तो इसे प्राउस्ट ने 1799 में बताया था। इन्होंने कहा कि यदि किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के विभिन्न अवयवी तत्वों का अनुपात देखा जाए तब वह स्थिर होता है, और अगर रासायनिक पदार्थ का जो विभिन्न अनुपातों पर भी या विभिन्न अवयवों पर जो तत्व है उनके अनुपात स्थिर होता है तब इसे निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए H2O की, चाहे आप H2O पानी को कहीं से भी ले लो, चाहे कुआं हो या नदी हो या झरना हो या वर्षा हो, जहां से भी ले, उस कंडीशन पर हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन का अनुपात जो कि 16 आएगा, जिसे अगर देखा जाए तो इसे 1:8 भी लिखा जा सकता है। पानी की फार्मूला का जो अनुपात है वह 1:8 ही होता है। और अगर बात कर लिया जाए सपोज कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उनके अनुपात 12 है, और जो ऑक्सीजन है उसके अनुपात जो कि 32 होता है। तो इस तरह से इनकी रेशियो निकाला जाए तो इनकी जो अनुपात होता है वह 3:8 आ जाता है। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भी प्राप्त करो, उसकी जो अनुपात है वह 3:8 ही आएगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाए उस कंडीशन पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। चाहे तो आप जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, उस सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर HCl के साथ हीट कर दिया जाए, उस कंडीशन पर NaCl प्लस H2O और यहां पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चाहे तो आप बात करो कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर ऐड कर दिया जाए, हीट किया जाए, उस कंडीशन पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तब इस तरह से किसी भी प्रक्रिया से आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, इन सभी कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात है वह हमेशा स्थिर ही होगा। इसका अनुपात हमेशा आएगा 3:8। तो इस तरह से जो नियम है उसे स्थिर अनुपात के नियम कहा जाता है। जो स्थिर अनुपात के जो नियम है
वह नियम सब जगह सही नहीं रहा। तो इसके लिए जो कि इसकी सीमाएं भी है, इसकी सीमाएं यह है कि सबसे पहले तो जो स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम है, वह नियम जो कि समस्थानिकों पर लागू नहीं होता है। क्योंकि अगर बात किया जाए अगर क्लोरीन की, तो क्लोरीन में अगर एक में द्रव्यमान 35 हो, एक क्लोरीन पर अगर 36 हो, और अगर एक क्लोरीन पर अगर द्रव्यमान उनकी 37 हो, इस तरह से जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराया जाए, उस कंडीशन में इस HCl का जो निश्चित अनुपात के नियम है वह 1:35, 1:36 और 1:37 आता है, जिससे यह जो नियम है निश्चित अनुपात के नियम, यह समस्थानिकों पर लागू नहीं होता है। उसके अलावा नंबर, यह जो नियम है, यह ऐसे एक तत्व भी पाया जाता है जिसकी अनुपात जो कि समान होता है, लेकिन वह यौगिक अलग अलग होता है, जैसे कि C2H5OH एथेनॉल, और उसके अलावा बात कर लिया जाए इस तरह से CH3OCH3 ईथर की बात करें, इसमें अगर देखा जाए कार्बन की जो अनुपात दिख रहा है वह 24:6:16, इस तरह से जो कार्बन है वह 12 दूनी 24, हाइड्रोजन है वह 6 और ऑक्सीजन है वह 16 है। इसकी भी बात किया जाए ईथर की, इस पर भी जो कार्बन है वह 2 है, इस कंडीशन पर इस पर भी 24, हाइड्रोजन की बात किया जाए 6 है, और ऑक्सीजन की बात किया जाए, ऑक्सीजन जो कि 1 है, जो इनका अनुपात 16 है। अगर इनको अगर काटा जाए तब इनका जो है कटने से 12 दो बार में, यहां पास 3, यहां पास 8, सेम टू सेम, तो 12:3:8। ये भी जो ईथर है वह भी 12:3:8। तो इस तरह से जो एथेनॉल है और जो ईथर है उनकी भी अनुपात समान हो सकता है। थर्ड नियम की बात करते हैं, गुणित अनुपात के नियम। गुणित अनुपात के नियम को जो कि सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था, और यह जॉन डाल्टन ने इस नियम को जब दिया तो इन्होंने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व संयोग करके 2 या अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व का द्रव्यमान या किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में जो दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं, एक सरल अनुपात होता है। इस नियम को इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके या तो H2O बना सकता है, उसके अलावा चाहे तो वह हाइड्रोजन परऑक्साइड बना सकता है। वैसे ही बात किया जाए, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करेगा, उस कंडीशन पर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इस कंडीशन में जो एक तत्व है, जैसे कि यहां पास दोनों हाइड्रोजन परऑक्साइड और H2O की बात किया जाए, तो इसमें हाइड्रोजन की बात कर ले, या तो इस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी कार्बन की बात कर ले। तो इस तरह से जो एक तत्व है, उस एक तत्व का जो अनुपात वह सरल होगा, लेकिन जो दूसरे तत्व है, इस तरह से H2O और परऑक्साइड में दूसरे तत्व के लिए लिए जाए ऑक्सीजन को, तब इस कंडीशन में इसकी जो अनुपात है वह गुणा हो जाएगा या गुणित हो जाएगा। तब इस तरह से जो नियम है उसे गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। एग्जाम्पल इसी को देख ले, अगर H2O
और हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात किया जाए तो इस कंडीशन में H2O में जो कि अनुपात है हाइड्रोजन का 2 है, और ऑक्सीजन के अनुपात की बात किया जाए तो ऑक्सीजन के अनुपात जो कि 16 है। वैसे ही इस पर बात किया जाए, हाइड्रोजन के अनुपात जो कि 2 है और ऑक्सीजन के अनुपात जो कि 16 और दूनी 32, यानी कि इनका अनुपात 32 है। इसे अगर काटे तो इस तरह से 1:8 आता है। इनकी अगर बात करें तो 1:, जो कि 16 आता है। तो इस तरह से जो यौगिक है, इस यौगिक में हाइड्रोजन के अनुपात दोनों में 1:1 है, लेकिन ऑक्सीजन के अनुपात जो कि सीधा 8 का गुणा हो गया है, इसलिए इस नियम को गुणित अनुपात के नियम कहा जाता है तथा इसी को सरल अनुपात के नियम भी कहा जाता है। वैसे ही इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की जब बात करें तो कार्बन के अनुपात की बात किया जाए तो कार्बन इस पर भी 12 है और ऑक्सीजन जो कि है यह इसकी अनुपात 16 है। इसमें बात किया जाए तो कार्बन के अनुपात जो कि 12 है और ऑक्सीजन के अनुपात बात किया जाए, ऑक्सीजन में होता है इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान जो होता है वह 16 होता है, 2 है तो 16 दूनी 32। तो इस तरह से जो इनके अनुपात है कार्बन की वह सरल है और जो ऑक्सीजन के अनुपात है उससे गुणित पर है, इसीलिए इसे गुणित अनुपात के नियम कहा जाता है। इसकी एक और एग्जांपल की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जो कि यह कई एलिमेंट्स बनाता है, जैसे कि एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इसी को बोला जाता है, और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की बात करें तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन सभी में इस तरह से जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का अनुपात सभी में सपोज 28 मान लो, नाइट्रोजन की जो अनुपात है वह 28 है। तब इस कंडीशन में इस ऑक्सीजन के अनुपात की बात किया जाए तो इस ऑक्सीजन का अनुपात जो कि 16 है, इस वाले ऑक्सीजन के अनुपात जो कि 32 है, इसमें जो नाइट्रोजन के अनुपात है वह 48 है। इस कंपाउंड में अगर इस यौगिक में बात किया जाए नाइट्रोजन की अनुपात जो कि 64 है, इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें जो अनुपात है वह 80 है। इस तरह से जो इनकी अनुपात है वह गुणित होते हुए बढ़ते गए हैं। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन के अनुपात समान है और उस पर आने वाले दूसरे तत्व की अनुपात अगर भिन्न भिन्न हो या अलग हो तब उस कंडीशन में इस नियम को जो कि गुणित अनुपात के नियम कहा जाता है। इस तरह से इसे प्रश्न से समझे, किसी धातु के उच्चतर ऑक्साइड के 5.525 ग्राम को तप्त गर्म करने पर निम्नतर ऑक्साइड 5.225 ग्राम प्राप्त होता है। इस ऑक्साइड का अपचयन करने पर 4.925 ग्राम शुद्ध धातु प्राप्त होता है। क्या धातु के दोनों ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की सरल गुणित अनुपात है? तो सबसे पहले देखें यहां पास जो उच्चतर ऑक्साइड है उसकी बात कर ले। जब इस तरह से जो उच्चतर ऑक्साइड है, इस उच्चतर ऑक्साइड को गर्म किए तब उस कंडीशन में जो कि उसकी शुद्ध पदार्थ 4.925 प्राप्त हुआ। इसका मतलब जो उसके ऑक्साइड है वह प्राप्त हुआ हमें 0.600 ग्राम प्राप्त हुआ। वैसे ही इसकी जो निम्नतर ऑक्साइड है उस ऑक्साइड को अगर गर्म करें, जो निम्नतर ऑक्साइड है वह है
5.225 ग्राम, जिसे गर्म किए उस कंडीशन पर इसकी जो ऑक्साइड बचता है वह होता है 0.300 ग्राम बचता है। अब इन ऑक्साइड की बात किया जाए तो यह ऑक्साइड जो कि 0.600 और 0.300 ग्राम प्राप्त होता है, यानी कि इनकी अगर रेशियो निकाला जाए तो यह 2:1 सरल अनुपात प्राप्त होता है। चौथा नंबर की बात करें, व्युत्क्रम अनुपात के नियम। व्युत्क्रम अनुपात के नियम में यह बताता है कि यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करे, एग्जाम्पल अगर इसी को ले ले, अगर H2O H2S, अब इसमें जो एक तत्व है ऑक्सीजन और सल्फर, तो जो दो तत्व के किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हो, जैसे कि यहां पास ऑक्सीजन और सल्फर जो कि हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं, तब इससे तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस मात्रा से संयोग करते हैं और उसमें जो अनुपात होता है उसी अनुपात में वे दो तत्व आपस में संयोग करते हैं अथवा उन अनुपातों के बीच एक सरल अनुपात होता है। इस तरह से देखें, अगर इसमें जो H2O है उसकी ऑक्सीजन और H2S है इसकी सल्फर, जो कि हाइड्रोजन से संयोग करता है, जिससे इसकी अनुपात जो रहता है वह हो जाता है 2:16। वैसे ही H2S गैस का रहता है 2:32। इस तरह से इनकी जो रेशियो रह जाता है वह 1:8 और 1:16 रह जाता है। तब जो तीसरे तत्व के साथ जो संयोग करता है, तो इस तरह से जो तीसरे तत्व के साथ संयोग किया है जिनका अनुपात 1 है, अब इस अनुपात के अलावा जो दूसरे तत्व है इस तरह से ऑक्सीजन और सल्फर, उसे आपस में अगर संयोग करा दिया जाए, इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया जाए, तब यहां पास जो सल्फर है उसकी जो अनुपात है वह 32 है और जो ऑक्सीजन है उसके अनुपात जो कि 16 दूनी 32, इसका भी अनुपात रह जाता है और इसके अनुपात निकाला जाए तो इनकी अनुपात भी 1:1 रह जाता है। इस तरह से जो तीसरे तत्व की जो अनुपात है वह जो पहले तत्व होता है उसी के अनुपात के अनुरूप होता है। तब इस तरह से जो नियम है इस नियम को व्युत्क्रम अनुपात के नियम कहा जाता है, जो कि H2O पर हाइड्रोजन का जो अनुपात 1 रहा, H2S में भी हाइड्रोजन का अनुपात 1 रहा, इन दोनों के अनुपात के बराबर जो एलिमेंट्स या जो तत्व और जुड़ा हुआ है उन दोनों तत्व के योग जो कि बराबर रहता है। तो इस तरह से SO2 की बात करें तो दोनों में 1:1 रहा, तो इसे व्युत्क्रम अनुपात के नियम कहा जाता है। 5वां नंबर बात करें गे-लुकास का नियम। इसकी जो डिस्कवरी था गे-लुकास ने 1808 में किया था। इन्होंने कहा कि तापमान तथा दाब की समान परिस्थितियों में जब गैस आपस में क्रिया करती है तो इनके आयतन एक सरल अनुपात में होता है तथा बनने वाला उत्पाद भी गैसीय अवस्था में हो तो उनके आयतन में भी अनुपात सरल होता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए, इस तरह से अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में संयोग कराया जाए, इस कंडीशन में अमोनिया बनता है। अब इस अमोनिया की जब बैलेंस देखा जाए तो जो कि इस तरह से होता है, तो इस कंडीशन में जो नाइट्रोजन है उनके अनुपात 1, हाइड्रोजन के अनुपात 3 और अमोनिया के अनुपात 2 रह जाता है। तो इस तरह से यह सरल अनुपात बनाता है। वैसे ही सेकेंड नंबर एग्जाम्पल की और बात कर ले,
अगर कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जाए उस कंडीशन पर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तब इस तरह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उनके अनुपात 2 है, ऑक्सीजन के अनुपात 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अनुपात है वह 2 है। इस तरह से यह भी सरल अनुपात के नियम या यह अनुपात भी सरल होता है। तब इस तरह से जिसे गे लुकास का नियम कहा जाता है। जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे हैं अभी तक, तो इस केमिकल कॉम्बिनेशन का संक्षिप्त में देखें। सबसे पहले हमने देखे हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो इस द्रव्यमान संरक्षण के जो नियम है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे रूप या अवस्था में परिवर्तन किया जा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अगर इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर HCl के साथ करा दिया जाए, उस कंडीशन में यह सोडियम क्लोराइड और H2O के रूप में बनता है। तो इस सोडियम की बात किया जाए तो सोडियम की जो द्रव्यमान है वह 23 है, ऑक्सीजन की द्रव्यमान की बात किया जाए तो 16 है और हाइड्रोजन के अनुपात जो कि 1 है। उसी तरह HCl में हाइड्रोजन के अनुपात 1 है और क्लोरीन के अनुपात जो कि 35 है, जिससे सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस सोडियम की अनुपात जो कि 23 है और क्लोरीन के अनुपात जो कि 35 होता है। उसके बाद जो H2O है, इस H2O में हाइड्रोजन जो कि 2 है, इसलिए इनके अनुपात 2 है और ऑक्सीजन के अनुपात जो कि 16 है। तब इस तरह से जो रिएक्टेंट है और यहां से जो प्रोडक्ट है, इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर अनुपात देखें, अगर अनुपात समानता रहे तब इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहा जाता है। जैसे कि सोडियम 23, यहां पास भी 23, ऑक्सीजन जो कि 16 है और ऑक्सीजन यहां पास भी 16 है। हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन जो है 1 है और एक और हाइड्रोजन जिससे 2 होता है और यहां पास जो इनकी प्रोडक्ट है उस पर भी हाइड्रोजन के अनुपात 2 है और क्लोरीन के अनुपात की बात किया जाए तो 35 है और यहां पास प्रोडक्ट पर भी क्लोरीन के अनुपात जो कि 35 है। तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम है। सेकेंड नियम देखे थे स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम। तो इस नियम में यह देखे थे, अगर एग्जाम्पल ले जैसे कि एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो अनुपात है वह है यहां पास 12 अनुपात, ऑक्सीजन के अनुपात है 16 दूनी 32। तो इस तरह से 12 अनुपात 32 है, 3 अनुपात 8 आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात जो 3 अनुपात 8 होता है। चाहे इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू हीट करके लिया जाए तब भी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या जो कार्बन है उसका ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दिया जाए या हीट कर दिया जाए तब उस कंडीशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उनकी हो। चाहे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर HCl के साथ हिट कर दिया जाए जिससे जो सोडियम क्लोराइड और H2O बनने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा, तो इस तरह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हो उन सभी के अनुपात जो कि निश्चित होगा, इसलिए इस नियम को निश्चित अनुपात के नियम या स्थिर अनुपात के नियम कहा जाता है। थर्ड नंबर की बात किया जाए तो इस तरह से थर्ड नियम था जिसे गुणित अनुपात के नियम कहा गया है। गुणित अनुपात के नियम, इसके अनुसार अगर इस तरह से सपोज H2O है और H2O जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनता है। तब इस तरह से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O बना हो या हाइड्रोजन परऑक्साइड बना हो,
इस कंडीशन पर देखते हैं तो हाइड्रोजन की अनुपात जो कि 2 है और ऑक्सीजन के अनुपात जो कि 16 है। और पेरोक्साइड में बात किया जाए तो हाइड्रोजन के अनुपात 2 है और ऑक्सीजन के अनुपात जो कि 32 है। इनकी अगर सॉल्व किया जाए तब इस कंडीशन में 1:8 आता है और यह जो कि 1:16 आता है। इस तरह से जो पहला एटम है वह स्थिर है और जो सेकेंड वाला एटम है उस एटम की जो अनुपात है वह गुणित हो जाता है। इस तरह से 8:8 और 16 हो जाता है, इसलिए इसे गुणित अनुपात के नियम कहा जाता है। व्युत्क्रम अनुपात के नियम, तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम में यह देखें कि अगर इस तरह से जो 2 एटम है वह 2 एटम में जो सेम एटम लगा हुआ है वह दूसरे एटम के साथ रिएक्ट किया गया है, जैसे कि हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ रिएक्ट किया गया है। इस कंडीशन में इनकी जो रेशियो है वह H2O का रेशियो रह जाता है जो 1:8 रहता है और वैसे ही इनकी बात किया जाए तो यह 1:16 जो कि 16 रह जाता है। इस कंडीशन पर जब इनकी जो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन और सल्फर आपस में रिएक्शन कर लेता है, इस कंडीशन में जो इनके अनुपात होता है वह 32:32 रह जाता है। इस कंडीशन में इनके अनुपात जो कि 1:1 रह जाता है, तब इसे गुणित अनुपात के नियम कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर बात किए थे गैस आयतन का नियम। गैस आयतन का नियम, तो इस तरह से अगर गैस आयतन के नियम की बात किया जाए तो सपोज इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, उस कंडीशन में जो कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है, तब इस कंडीशन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह 2 है, ऑक्सीजन जो है 1 पर है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह 2 अनुपात है। तब इस तरह से जो अनुपात मिलता है उसे गैस आयतन का नियम कहा जाता है। तो इस तरह से हमने यहां पास रासायनिक संयोग के नियम देखे हैं। अगर आपको हमारी चैनल अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।